नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। सांपला नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सोनू बाल्मीकि को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब तक 14 पर वार्डों में निर्दलीय, 7 में कांग्रेस और 3 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। अगले 2 दिनों में भी दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इस वजह से गलन वाली सर्दी जारी रहेगी। पीएम मोदी नए साल पर यूपी समेत 6 राज्यों को बड़ा तोहफा देंगे। वे लाइट हाउस परियोजना की नींव रखेंगे। 1 जनवरी को यूपी, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में इस परियोजना की नींव रखेंगे। इस योजना के तहत सभी आवासहीन लोगों को घर मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वर्चुअल तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार उल्लेखनीय पहल और व्यवहार को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आईटी मंत्रालय और एनआईसी द्वारा प्रत्येक 2 साल में ये पुरस्कार दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ गतिरोध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर तनाव जारी है। चीन के साथ कूटनीतिज्ञ और सैन्य स्तर की वार्ता से सार्थक समाधान नहीं निकला है। अगर यही स्थिति रही तो सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत अपनी शांति प्रिय नीति पर कायम है। जो भी देश इन नीतियों का अतिक्रमण करेगा उसे उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीमा गतिरोध के बीच भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले महीने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये शक्ति प्रदर्शन स्काई रोज कोड नेम वाले वार गेम्स के तहत जोधपुर में किया जाएगा। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास को चीन के साथ तनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन को लेकर दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। वैश्विक मोर्चे पर पैदा हुई अनिश्चितताओं ने चीन को शक्ति प्रदर्शन का मौका दिया है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। नियंत्रण रेखा पर इस बार पिछले 18 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा 5100 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। वर्ष 2020 में पाकिस्तानी गोलाबारी में 36 जानें जा चुकी हैं। इनमें 24 जवानों की शहादत भी शामिल है। इस साल 130 जवान घायल हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों के प्रदर्शन से केवल मैं दुखी नहीं हूं, बल्कि पीएम मोदी भी दुखी हैं। कुछ ताकतों ने गलतफहमियां पैदा की हैं, इन्हें दूर किया जाएगा। केंद्र और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज कृषि कानूनों को लेकर वार्ता होगी। हालांकि इस वार्ता से एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। इनमें मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली बॉर्डर के प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने प्रस्तावित वार्ता के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें किसानों ने कहा है कि वो चर्चा केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीकों पर करेंगे। साथ ही एमएसपी की वैध गारंटी देने पर बातचीत होगी। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के प्रदर्शनकारी किसानों को केजरीवाल सरकार मुफ्त में वाईफाई देने जा रही है। विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, ताकि किसान संचार के जरिए देश दुनिया से जुड़े रह सकें। पंजाब में टावरों में हुई तोड़फोड़ से 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए। चिंता की बात यह है कि पुलिस ने अब तक एक भी केस दर्ज नहीं किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस हरकत में आई है। अब पुलिस ने टावरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज चौहान ने कहा है कि अब लव जिहाद से जुड़े मामलों में कमी आएगी। इस कानून में विवाह के नाम पर जालसाजी सहित अन्य गलत काम करने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लव जिहाद कानून को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों में जबरन धर्मांतरण किया जाता है। स्वाभाविक शादी होने और जबरन धर्मांतरण के बाद शादी में बहुत अंतर होता है। शादी के लिए धर्मांतरण कराना उचित नहीं है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद अध्यादेश को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई कानून बनाना है तो वे एमएसपी और बेरोजगारों पर कानून बनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी ने बोर्ड का सदस्य नामित किया है। इस संगठन का उद्देश्य निम्न आय वाले देश के नागरिकों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और गावी कोवैक्स प्लान चला रहे हैं। इसकी स्थापना अप्रैल में की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स बनाया है। इससे प्रयोगशाला और महामारी की निगरानी आसान हो जाएगी। इससे पता चलेगा कि वायरस कैसे फल फूल रहा है। केंद्र ने 10 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की पहचान की है, जिनमें ये कार्य किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप और अपने टीके पर बड़ा दावा किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना का जो टीका बनकर तैयार है वो नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है, वो अपना अच्छा काम करेगा, इसके बेअसर होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ब्रिटेन ने भारत लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए रूप का संक्रमण पाया है। इसके बाद सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। डॉक्टरों की विशेष टीम इसका उपचार कर रही है। केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आने वाले यात्रियों की स्ट्रेन के लिए नई जांच भी होगी। अगर कोरोना का संदेह होता है तो यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। भारत में इस महीने तीसरी बार कोविड-19 के एक दिन में 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। इस देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,24,303 हो गए हैं। इनमें से 98 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केरल में केसरी मीडिया अध्ययन और शोध संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सभी सत्य प्रकाशित करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। केसरी का उद्देश्य धर्म के मार्ग की स्थापना करना था। केसरी का प्रकाशन 1951 में शुरू हुआ था। आरजेडी ने नीतीश को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। आरजेडी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी। श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। आरजेडी के ऑफर और दावों को लेकर जेडीयू ने बयान जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जो नीतीश को चुनौती दे रहे थे वे अचानक बड़े बड़े बयान देने लगे हैं। ये आरजेडी नेताओं की गद्दी पाने की छटपटाहट है। नए साल पर राम जन्मभूमि मंदिर की नींव का कार्य शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ चर्चा की गई। सभी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने के लिए संसद में विधेयक लाएंगे। इससे 6 लाख से ज्यादा भारतीयों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फिर से पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका शामिल होगा। उत्तर प्रदेश में 52 आईपीएस अफसरों को प्रोन्नति मिली है। राज्य सरकार ने 1996 और 2003 बैच के 7 और 2007 बैच के 10 आईपीएस अफसरों को प्रोन्नति दी है। 2017 बैच के 16 अफसरों को एसपी बनाने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समूह ग के पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। आयोग ने जून-जुलाई तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न विभागों में लगभग 2000 पदों की भर्ती होगी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कांग्रेस ने समिति का गठन किया है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। ऐसे में ये दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक है। दिल्ली सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना और छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देगी। ये राशन छात्रों को नए साल से मिलेगा। चीन ने कोविड-19 का आपात टीकाकरण शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत चीनी शहर वुहान से की गई है। वहीं चीन ने अब तक अपने देश के किसी भी टीके को प्रमाणित नहीं किया है। इसके बावजूद सरकार ने वुहान में आपात टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोरोना ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया के उपभाग की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित किया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक लचीली साबित हो सकती है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 28 दिसंबर तक दाखिल किए गए आईटीआर पर आंकड़े जारी किए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं। ये आंकड़े 31 दिसंबर तक और बढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर चेन्नई में बड़ा ऐलान किया है। रजनीकांत ने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे लेकिन अब पार्टी का गठन नहीं करेंगे। इसकी वजह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शांता कुमार की पत्नी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। शांता कुमार की पत्नी संतोष सैलजा को विगत दिनों कोरोना संक्रमण हो गया था। उन्होंने कोरोना संक्रमण इलाज के दौरान ही शिमला में अंतिम सांस ली। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी में बनने वाले कोरोना टीके को लेकर बड़ा दावा किया गया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने कहा है कि बायोटेक ने कोवैक्सीन टीका बनाया है। वो कोरोना वायरस के उत्परिवर्तन से बचाने में सक्षम है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी गुट के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने जारी राजनीतिक उठापटक पर दावा किया है। माधव ने कहा कि अगर पीएम केपी शर्मा ओली अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो पार्टी को अब भी एकजुट रखा जा सकता है। दुबई में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने अपने लोगों तक पहुंचने के लिए नई पहल की है। इसके तहत 1 जनवरी से भारतीय कामगारों के लिए जलपान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसका आयोजन हर महीने कामगारों के आवास परिसरों में किया जाएगा।
सेबी ने एनडीटीवी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। ये जुर्माना सेबी ने बीसीपीएल ऋण समझौतों को लेकर लगाया है। इस समझौते के तहत एनडीटीवी ने मूल संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं किया है, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। केंद्र सरकार ने आवंटन कोयला ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व का आंकड़ा जारी किया है। सरकार ने कहा है कि अब तक आवंटित कोयला ब्लॉकों से नवंबर महीने का राजस्व मिला है। इस बार के राजस्व का आंकड़ा करीब 8,964 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आयकर विभाग ने दिल्ली में कई हवाला ऑपरेटरों पर छापेमारी में 300 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगाया है। सीबीडीटी ने कहा है कि छापेमारी में 14 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी और 2 करोड़ रुपए की सोना चांदी जब्त की गई है। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की गिनती का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में हिम तेंदुआ तो नहीं दिखे, लेकिन उनके फुटप्रिंट मिले हैं। सर्वे टीमें वापस बेस कैंप पहुंचने से पहले ही बर्फबारी में फंस गई। हिम तेंदुओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वन विभाग अब ड्रोन कैमरों की मदद लेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपना मौसम विज्ञान केंद्र मिल गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी मिलेगी, साथ ही चेतावनी प्रणाली को मजबूती मिलेगी। ममता बनर्जी की रैली में बाउल गायक वासुदेव दास गाना गाते हुए नजर आए। इस पर वासुदेव दास ने कहा कि ममता दीदी और अमित शाह दोनों ही नेता मेरे दिल के करीब हैं। बता दें कि ये वही गायक हैं जिनके घर पर गृहमंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को खाना खाया था। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ देगी। छात्रों को ये लाभ अगले 5 वर्षों के दौरान मिलेगा। पहले ये लाभ केवल 60 लाख छात्रों को मिलता था। छात्रवृत्ति की राशि अब खाते में जमा होगी। टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। टाटा अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 83.67% करेगी। इसके लिए टाटा एयर एशिया की 32.67% और हिस्सेदारी खरीदेगी। ये सौदा करीब $3.76 करोड़ का होगा। एनसीबी ने मुंबई में अरशद शाह के पास से 4 किलोग्राम चरस जब्त किया है। इसके बाद एनसीबी ने उसके घर से 11 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है। एनसीबी ने बताया कि मुलुंड से अरशद को गांजे के साथ पकड़ा गया। ये मुंबई में कहां आपूर्ति करता था, इससे पूछताछ चल रही है। ओलंपिक 1956 के चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निखिल नंदी का निधन हो गया है। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में अंतिम सांस ली। नंदी के परिजनों ने बताया कि निखिल नंदी बीमार थे, लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।